अक्सर किसी भी गठबंधन में आप नेताओं से पूछेंगे सहयोगी दलों के बीच किस तरह का गठबंधन है, तो सब कहेंगे कि भाई चट्टानी एकता है। चट्टानी एकता, चट्टानी एकता यूं टूट जाती है एक सीट पर वो चट्टानी एकता टूटकर बिखर जाती है। कैसे, जरा देखिए। महागठबंधन और एनडीए दोनों की तस्वीर सबसे पहले हम दिखाते हैं, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में फर्क आज साफ नजर आ रहा है। चट्टानी एकता और एक तरफ महागठबंधन जहां एकता नाम की कोई चीज ही नहीं है। कहीं एकजुटता की तस्वीर तो कहीं बिखराव की तस्वीर है। उपचुनाव की 2 सीटों पर एनडीए में जहां एकजुटता नजर आ रही है, दोनों सीटों पर नामांकन के दौरान एनडीए नेता मौजूद रहे और एकजुटता की नुमाइश की, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, महागठबंधन खंड खंड हो गया। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आरजेडी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए, यानी एक दूसरे से ही भिड़ेंगे। यानी कहने को गठबंधन है, लेकिन उपचुनाव में आपस में ही लड़ने को तैयार हैं। महागठबंधन नाम में महा लगा हुआ है, लेकिन गठबंधन में महाभारत मची और अब उपचुनाव में महागठबंधन खंड खंड हो गया। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए कि हम अगर कह रहे हैं कि चट्टानी एकता, कल को आपको कोई नेता कहेंगे कि हमारे भी चट्टानी एकता है, और कैसे वो चट्टानी एकता चंद सेकंड में, चंद पलों में, चंद दिनों में बिखर जाती है। वो देखिए, 10 दिन पहले तक यही महागठबंधन के नेता एक दूसरे का हाथ थामकर चट्टानी एकता, एकजुटता की नुमाइश कर रहे थे, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही इस एकजुटता की हवा निकल गई। उपचुनाव की 2 सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में आर पार चढ़ गया। कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर आरजेडी ने उम्मीदवार का ऐलान किया, तो जवाब में कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो अब देखिए कि कैसे खंड खंड महागठबंधन हो रहा है, लेकिन 10 दिन पहले तक 24 सितंबर को जो तस्वीर थी उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह महागठबंधन ऐसे खंड खंड हो जाएगा। 2 दिन पहले आरजेडी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था। तारापुर से अरुण शाह तो कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस देखती रह गई, कहा कि अपने उम्मीदवार वापस कीजिए वरना हम भी अपने उम्मीदवार उतार देंगे। आरजेडी ने कहा सवाल ही नहीं है पीछे हटने का, तो अब कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। तारापुर से राजेश कुमार तो कुशेश्वर स्थान सीट से अतिरेक कुमार, जो डॉक्टर अशोक राम के बेटे हैं, उन्हें उतारा है। यानी उपचुनाव में अब एनडीए छोड़िए, आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही लड़ेंगे, और जाहिर है फायदा एनडीए को। अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूं। 78 कुशेश्वर स्थान श्री गणेश भारती, 63 167 तारापुर श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह। से अतिरेक जी और तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा जी एक नौजवान हैं और नौजवान काफ़ी ऊर्जावान हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव भी लड़ेंगे और जीत कर भी आप लोग के बीच आएंगे। यह मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। जाहिर है महागठबंधन में अब गठबंधन जैसा कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी गठबंधन औपचारिक तौर पर टूटने का ऐलान करने में आरजेडी और कांग्रेस दोनों पीछे हट रही है। तेजस्वी अभी भी गठबंधन मान रहे हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन पर फैसला आलाकमान करेंगे। पार्टी का फैसला था कि 2 जगह से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस प्रभारी से पहले ही हम लोगों ने इंटीमेट कर दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है। तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों ने,
कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात कर रही है कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना हो सकती। बाई इलेक्शन है, उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी। बाई इलेक्शन होते रहे। गठबंधन अभी हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे और गठबंधन टूट गया या रहा इसका फैसला मेरा आलाकमान करेगा और आगे क्या परिस्थिति होती है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। मतलब तेजस्वी कह रहे हैं गठबंधन में कोई दरार नहीं है, कांग्रेस कह रही है कि आलाकमान फैसला करेगा गठबंधन टूट गया या रह गया। अब सवाल है कि अब बचा कहाँ है? कुछ बचा भी है टूटने के लिए? अब इससे ज्यादा क्या चाहिए कि आपस में ही दोनों भिड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एनडीए की एकजुटता नजर आ रही है और एनडीए एकजुटता लगातार दिखा रही है। आज दोनों प्रत्याशियों ने उपचुनाव के लिए नामांकन किया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान सीट के लिए दिवंगत शशिभूषण हजारी के बेटे अमन हजारी ने नामांकन किया, तो वहीं मुंगेर की तारापुर सीट से राजीव कुमार सिंह ने नामांकन भरा। इस दौरान एनडीए ने अपनी ताकत भी दिखाई, एकजुटता भी दिखाई। कुशेश्वर स्थान सीट पर नामांकन के दौरान एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, जीतन राम मांझी, संजय झा समेत एनडीए के कई नेता शामिल हुए। तो वहीं तारापुर में भी एनडीए नेताओं का जमावड़ा लगा। नामांकन के दौरान यहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री संतोष सुमन समेत एनडीए के कई दिग्गज मौजूद रहे। की पार्टी लड़ रही है और पूरा एनडीए एकजुट है। सब लड़ रहे हैं और अब तो जनता को फैसला लेना है। लालू जी भी आ रहे हैं चुनाव प्रचार, हम लोग जीत रहे हैं। फिर से दावा हो रहा है कि कोई दावा करता, हम लोग कभी कुछ बोलते, रोजगार का मुद्दा फिर से कौन कौन क्या बोलता रहता है, किस भाषा का प्रयोग करता है। कुछ लोगों की आदत है अपना बोलते रहते हैं और जनता मालिक है। आप तो जानते हैं कि वो दोनों सीट उस सब हाल में भी तो जेडीयू जीता था, हम लोगों की पार्टी जीती थी और पूरा एनडीए ने मिल करके तय किया, एक साथ घोषणा किया और आज ही के दिन दोनों जगह नॉमिनेशन का तय किया। तो सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लगेंगे। गांव में विकास, शहर की विकास, सभी चीजों को पूरा करने का काम किया। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि तारापुर के जो अधूरे क्षेत्र हैं उसको पूरा काम करने का काम राजीव सिंह जी करेंगे। तारापुर में जो भी काम छूटा हुआ तो सारे चीज़ों को इनके माध्यम से, क्योंकि मैं तो एक सहयोगी के तौर पर तारापुर विधायक के साथ रहता हूँ। दर्ज करने के लिए यहाँ नीतीश कुमार जी बिहार में जो विकास की गंगा बहाई है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है। उसी के चलते हम जो यहाँ उम्मीदवार के रूप में हम आए हैं, उसी के अथी पर वोट मांगेंगे और जीत दर्ज करेंगे। और हमारे साथ यहाँ की जनता भी है, जदयू पार्टी और भाजपा, हम और विकासशील पार्टी की गठबंधन यहाँ मजबूत है। जाहिर है अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, यानी तीन उम्मीदवार। कांग्रेस आरजेडी आपस में ही लड़ेगी। जेडीयू उम्मीदवार को यानी एनडीए उम्मीदवार को फायदा होगा। लेकिन समीकरण है क्या इन दोनों सीटों पर, यह भी समझ लीजिए। इन दोनों सीटों के समीकरण क्या हैं। दोनों सीटों के उपचुनाव में जेडीयू आरजेडी में सीधी टक्कर मानी जा रही है और ये नीतीश सरकार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई भी मानी जा रही है, क्योंकि सरकार बनने के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र जेडीयू का गढ़ माना जाता है और 2020 विधानसभा चुनाव में तारापुर में कांटे की टक्कर हुई थी, जिसमें बहुत कम मार्जिन से जीत मिली थी जेडीयू को। जेडीयू की जीत का अंतर मात्र 7,225 था। वहीं 2020 चुनाव में तारापुर में आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, इसलिए आरजेडी इस बार ज्यादा जोर आजमाइश कर रही है। तारापुर में यादव और कुशवाहा मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, रविदास और पासवान की भी संख्या अच्छी खासी है। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो यहां पर जेडीयू के शशिभूषण हजारी जीते थे, आरक्षित सीट है और यहां दलित वोट ज्यादा मायने रखते हैं। कांग्रेस के डॉक्टर अशोक राम को हराया था यहां पर। इस बार उनके बेटे अतिरेक कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया है।
2020 में यहां भी कांटे की टक्कर हुई थी और ज्यादा जीत का अंतर नहीं था। 7,222 मात्र वोटों से जीत मिली थी जेडीयू को। तो साफ है जेडीयू आरजेडी में सीधी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार उतरने से अब यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को जाएगा। नीतीश सरकार के लिए एक आसान ये लड़ाई होने जा रही है, इसलिए भी क्योंकि महागठबंधन आपस में ही उलझेगा। कांग्रेस और आरजेडी के अपने अपने उम्मीदवार, ऐसे में एनडीए के लिए सेफ पैसेज है। लेकिन एनडीए जो अभी एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है, सवाल है कि कुछ मुद्दों पर एनडीए के सुर अलग अलग हैं और इतने अलग हैं कि एक का बयान आता है और दूसरे का उस बयान पर पलटवार आ जाता है। भले ही उपचुनाव में एनडीए ने एकजुटता दिखाई हो, लेकिन कई मुद्दों पर एनडीए के नेताओं के सुर अलग अलग हैं। मसलन नीति आयोग, कई मुद्दों पर एनडीए के नेताओं के सुर अलग अलग हैं। मसलन नीति आयोग, जिस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर। नीति आयोग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य व्यवस्था को फिसड्डी बताया गया था, उसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने हमला किया। लेकिन अगले ही दिन संजय जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कहते हैं कि नीति आयोग पर दोष मढ़ना उचित नहीं है। इससे पहले जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर भी दोनों पार्टी के अलग अलग बयान सामने आ चुके हैं। नीति आयोग पर कैसे एनडीए में अलग अलग नीति है, समझिए। नीति आयोग को सुनाई सीएम ने खरी खोटी। नीति आयोग किस विषय पर काम कर रहा है, आप जरा इसके बारे में गौर करिए। सारे देश को अगर आप एक ही मान करके चल रहे हैं, एक ही प्रकार मान करके चल रहे हैं, तो ये तो विचित्र बात है ना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने नीति आयोग का किया बचाव। नीति आयोग पर एनडीए में अलग अलग सुर। स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार को फिसड्डी बताने वाली नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर एनडीए में ही सुर अलग अलग है। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को जहां नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए नीति आयोग पर जमकर बरसे, यहां तक कि नीति आयोग को जवाब भेजने की बात कही। लेकिन अगले ही दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश के बयान के उलट नीति आयोग का बचाव किया और नीति आयोग पर दोष मढ़ने को गलत बता दिया। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और राजस्थान से लेके त्रिपुरा के बीच में यह कहने से कि राजद का कुशासन था, राजद का कुशासन हम बिहार वासियों ने झेला है, उसके लिए नीति आयोग को देश देना कहीं से उचित नहीं है। नीति आयोग को लेकर पहली बार नहीं है जब एनडीए में अलग अलग सुर सामने आए हैं। इससे पहले मंत्री अशोक चौधरी ने भी नीति आयोग की रिपोर्ट मानने से इनकार किया था। वहीं हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी जेडीयू का समर्थन किया। लेकिन मंत्री नितिन नवीन ने नीति आयोग का बचाव किया और नीति आयोग की रिपोर्ट को एक सुझाव के तौर पर लेने की बात कही। रिपोर्ट को हम लोग सही नहीं मानते हैं। हम लोगों ने 15 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम किया है और प्रदेश की जनता जिस तरह से सभी जिलों में अस्पतालों का निर्माण, एएनएम सेंटर का निर्माण, नर्सिंग स्कूल्स का निर्माण और जिस तरह से कोरोना में हम लोगों ने इतने विकट परिस्थिति में सबसे घनत्व वाला राज्य रहने के बावजूद बिहार ने जिस तरह से काम किया है, ये पूरा देश देखा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सब ठीक है। हमारा कहना है कि नीति आयोग किस प्रयानी से देखा है, हम उस पर ज़रूर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हमारे लगता है कि कहीं न कहीं कोई बिहार को नीचा दिखलाने का काम करते हैं, इसीलिए वैसा दिए हैं। और उसको पुनः जितने मानदंड पर देखा गया है बिहार को, उस मानदंड को उनको ठीक से सोचना चाहिए कि बिहार इतना पीछे नहीं है स्वास्थ्य महकमा में जितना बताया गया है। आज कितने कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेज पहले थे 3, 4, 5, आज 18, 19 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। जिनकी अपनी नीति ठीक नहीं हो, जिनके घर और परिपाटी पूरी तरह से कहीं ना कहीं संकट की स्थिति में हो, वो देश और बिहार की नीति पर चिंता नहीं करे। नीति आयोग की जो भी चीज़ें रही हैं उसको हम लोगों ने हमेशा अपने सुझाव के रूप में लिया है और उसको भविष्य में कैसे और बेहतर किया जाए इसको चुनौती के रूप में लिया है। बीजेपी के सामने मजबूरी है मोदी सरकार के बनाए नीति आयोग का समर्थन करना। वहीं रिपोर्ट में बिहार की फिसड्डी बताने पर जेडीयू नीति आयोग पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि नीति आयोग को लेकर एनडीए में अलग अलग सुर अलापने से स्वास्थ्य सिस्टम का सच दब जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल है कि जिस रिपोर्ट को लेकर एनडीए में ही अलग अलग सुर हैं और नीति आयोग को लेकर अलग अलग सुर हैं, उस रिपोर्ट में है क्या? उस रिपोर्ट में क्या आखिर नीति आयोग ने ऐसा कह दिया है? दरअसल उस रिपोर्ट में देश के जिला अस्पतालों के प्रदर्शन पर यह नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी।
हाल ही में देश भर के जिला अस्पतालों में 1 लाख आबादी पर औसतन 24 बेड हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। यहां 1 लाख की आबादी पर जिला अस्पतालों में सिर्फ 6 बेड हैं। बिहार से एक पायदान ऊपर झारखंड में 1 लाख आबादी पर 9 बेड हैं। और इस रिपोर्ट में आकलन के लिए देश के कुल 707 जिला अस्पतालों को शामिल किया गया था। राज्यों में 20 बेड की संख्या के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर हैं। 1 लाख की आबादी पर तेलंगाना में 10, यूपी में 13 और हरियाणा में 13 बेड हैं। जाहिर है नीति आयोग की रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन नीति आयोग पर सवाल उठाना जेडीयू सवाल उठा रहा है, लेकिन बीजेपी के सामने मजबूरी है, क्योंकि नीति आयोग बनाया गया मोदी सरकार के द्वारा और नीति आयोग का मकसद है कि राज्यों में जो भी पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े जिले हैं, उन्हें आगे लाया जाए विकास की दौड़ में। इन सब के बीच सिर्फ सवाल नीति आयोग को लेकर नहीं है। सिर्फ नीति आयोग ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर भी बीजेपी और जेडीयू के सुर अलग अलग हैं। सीएम नीतीश ने 2 महीने पहले ही साफ लफ्जों में कह दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, लेकिन बीजेपी नेता बार बार जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उछालते हैं और कानून की दुहाई देते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिहार में बांग्लादेश मॉडल अपनाने की नसीहत दी है, साथ ही कर्मचारियों और नेताओं के लिए कानून बनाने की वकालत की। बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। अब तक बिहार में बांग्लादेश जैसा काम नहीं होगा, और बांग्लादेश में मैं आपको बता दूं कि हर शुक्रवार को, वो इस्लामिक कंट्री है, वो दूसरा देश नहीं है, हर शुक्रवार को वहाँ पे नमाज के बाद बोला जाता है कि 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा मत करो। और बांग्लादेश ने इस जनसंख्या नियंत्रण कर लिया है, और उसी का नतीजा है कि आज वह पर कैपिटा इनकम में भारत को मात करने के लिए तैयार है। तो इस सोच को बदलना होगा। इस बिहार के हर धर्मगुरु को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी को इस बात के लिए एनकरेज करना चाहिए। कानून ऐसा बनना चाहिए कि पहले हम सुधरें, जो हमारे पंचायत हैं, जो हम बाकी जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सरकारी अफसर हैं, इन पर जरूर होना चाहिए। हम खुद सुधरेंगे नहीं और हम दूसरे को भाषण देंगे, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए एक ऐसा बनना चाहिए जो बिहार सरकार के कर्मचारी और बिहार सरकार के जनप्रतिनिधियों को हर हालत में 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करे, तभी हम उदाहरण में दूसरों को बोल सकते हैं। अब कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसे लेकर एनडीए में अलग अलग सुर हैं, लेकिन बांग्लादेश मॉडल बिहार में लागू करने की बात संजय जायसवाल कर रहे हैं। तो क्या सीधे सीधे संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को ये कहा जाए कि 2 से बच्चे ज्यादा पैदा मत करो? इन सब के बीच चिंता की बात तो है। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण एक मुद्दा है और बढ़ती जनसंख्या एक चिंता की बात है, क्योंकि रिपोर्ट भी कहती है, आंकड़े भी यही कहते हैं। जरा समझिए, बिहार में दूसरे राज्यों की तुलना में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लगातार तेजी से बढ़ रही है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में 13वां और जनसंख्या मामले पर 3रे नंबर पर राज्य है। 94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है बिहार का, जिसमें 12.7 करोड़ आबादी रहती है। यानी बिहार के 1 वर्ग किलोमीटर में 1,275 लोग रहते हैं। घनत्व कितना है? साल 2021 में बिहार की अनुमानित आबादी 12.7 करोड़ के करीब है। 2011 में बिहार की आबादी, ये आंकड़ा 10.4 करोड़ था। यानी 10 सालों में राज्य में काफी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है। 10 सालों में बिहार की जनसंख्या 2.3 करोड़ बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण, देश के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार 17.7% है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार 25.4% की है। कितना फासला, 8%
देश के औसत से ज्यादा है। हालांकि ये भी सच है कि पिछले 8 सालों में जनसंख्या नियंत्रण में कमी आई, लेकिन सिर्फ 1% की कमी आई है। बिहार में 1991 से 2001 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी थी। 1991 से 2001 में राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर 28.6% थी और 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में जरूर कमी आई है, 3% की कमी आई है। बिहार में प्रजनन दर प्रति महिला 4.4 से घटकर करीब 2.5 है, लेकिन कई जिलों में अभी भी प्रजनन दर 3 से ज्यादा है। मोतिहारी, शिवहर, किशनगंज, अररिया और सहरसा में प्रजनन दर 3 से ज्यादा है, यानी सीमांचल और कोसी के इलाकों में अभी भी जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार ज्यादा है। और मौजूदा दर में अगर हम बिहार में जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश में लगे रहें तो 10 साल से भी ज्यादा लगेंगे हमें काबू पाने में जनसंख्या। सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक बात सच है कि बढ़ती आबादी और कम क्षेत्रफल होने के कारण बिहार में विकास के काम जितने होते हैं वो कम लगते हैं। विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन अगर बढ़ती आबादी पर काबू नहीं पाया गया तो ये विकास के काम ऊंट के मुंह में जीरा साबित होंगे। इसलिए जरूरी है कि साथ साथ हम बढ़ती आबादी पर भी तेजी से काबू पा सकें। ये अलग बात है कि एनडीए में से लेकर अलग अलग सुर हैं और कानून बनाने को लेकर अलग अलग राय सरकार में, लेकिन दोनों एक ही है। बात चाचा भतीजे की। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़ों को अलग अलग पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब पुराना नाम और चुनाव चिन्ह भी खत्म कर दिया गया। अब चिराग पासवान की लीडरशिप वाले गुट का नाम होगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और इस पार्टी को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसके अलावा उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा। इस पार्टी को सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह दिया गया है और दोनों पार्टी उपचुनाव में उतर सकते हैं। बंगले से बेदखल हुए दोनों चाचा भतीजा। हेलीकॉप्टर से बिहार की सियासत में लैंड करेंगे चिराग। सिलाई मशीन चलाएंगे चिराग के चाचा पशुपति पारस। चिराग की पार्टी होगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पशुपति पारस की पार्टी होगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। उपचुनाव में हेलीकॉप्टर से उम्मीदवार उतारेंगे चिराग। जरूरत पड़ा जनता के सेवा के लिए तो जरूर हेलीकॉप्टर चलाएंगे। जनता के सेवा के लिए हम लोग तो चाहते हैं कि इतना उन्नत बिहार हो, इतना विकसित बिहार हो कि वहाँ एम्बुलेंस की जगह हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस चले। सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारेगी ऐसी संभावना है और आज फैसला, अंतिम फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है और हमारे केंद्रीय कमेटी को लेना है और समय रहते लोग फैसला ले लेंगे। पशुपति की सिलाई मशीन करेगी तीर का समर्थन। क्योंकि हमको चुनाव तो लड़ना नहीं है, हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं। अब मैंने घोषणा किया है कि मैं एनडीए गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं, अमर हजारी हैं, कुशेश्वर स्थान से उम्मीदवार स्वर्गीय शशिभूषण हजारी के बड़े पुत्र हैं, उनको जदयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है और राजीव कुशवाहा जी को तारापुर से उम्मीदवार बनाया है। दोनों के पक्ष में हमारी पार्टी चुनाव मैदान में हम लोग जाएंगे और समर्थन करेंगे। अब की बार उपचुनाव में चाचा भतीजे में होगा वार। और ये पहली बार नहीं है जब चुनाव चिन्ह को लेकर चिकचिक हुई हो। जरा ये भी देख लीजिए हाल के दिनों में और सियासत में कब कब चुनाव चिन्ह को लेकर चिकचिक हुई है। हाल ही में 2017 में समाजवादी पार्टी में टूट के बाद विवाद हुआ था। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल को लेकर विवाद हुआ था। यहां भी चाचा भतीजे का ही मामला था। समाजवादी पार्टी से नाराज शिवपाल यादव ने खुद की नई पार्टी बनाई थी। शिवपाल की पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया है। चुनाव आयोग ने शिवपाल की पार्टी को चाबी चुनाव चिन्ह दिया था और अखिलेश यादव को ही साइकिल रहने दिया था। वहीं एआईएडीएमके में 2 पत्तियों वाले चुनाव चिन्ह पर भी विवाद हुआ था। 1968 से पहले आयोग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के तहत ऑर्डर जारी करता था। निर्वाचन आयोग नोटिफिकेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करता था। 1968 से पहले पार्टी टूटने का सबसे बड़ा मामला 1964 में हुआ था।
तब सीपीआई में टूट के बाद एक खेमे ने सीपीआई-एम बनाने की गुहार लगाई थी। निर्वाचन आयोग ने तब सीपीआई-एम को मंजूरी दी थी। सीपीआई के पास पहले का चुनाव चिन्ह बाली और हंसिया रहा था और सीपीआई-एम को हंसिया और हथौड़ा का चुनाव चिन्ह मिला। 1969 में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी बटी थी और ये कांग्रेस ओ और कांग्रेस जे में टूटी थी। कांग्रेस ओ की अगुवाई एस निजलिंगप्पा कर रहे थे और कांग्रेस जे की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में आई थी। पुरानी कांग्रेस ओ के पास बैल की जोड़ियों का सिंबल रहा था, जो पुरानी कांग्रेस का सिंबल था बैल की जोड़ियों का, लेकिन नई कांग्रेस को गाय और बछड़ा सिंबल मिला था। आपातकाल के बाद कांग्रेस में फिर टूट हुई थी। इंदिरा गांधी ने नई पार्टी कांग्रेस आई बना दी। गाय बछड़ा छोड़कर फिर 77 के चुनाव के बाद से हाथ चुनाव चिन्ह पंजा छाप अपनाया। हालांकि अब 1997 में नियम में बदलाव किए गए। निर्वाचन आयोग ने नियम के तहत नए गुट को अलग पार्टी के तौर पर रजिस्टर करना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन के बाद राज्य और केंद्र के चुनाव में प्रदर्शन देखा जाता है और उस पर आकलन होता है। प्रदर्शन के आधार पर नेशनल या स्टेट पार्टी का स्टेटस क्लेम कर सकती है। और जल्दी से देख लेते हैं चुनाव चिन्ह पर नियम क्या है। पार्टी टूटने पर सिंबल विवाद को लेकर संविधान में व्यवस्था है। सिंबल ऑर्डर 1968 के पैरा 15 में इसका उल्लेख मिलता है। पार्टी की दावेदारी के विवाद में आयोग का फैसला अंतिम माना जाएगा। मान्यता प्राप्त पार्टियों में विवाद होने पर यह नियम लागू होता है। जो पार्टियां पंजीकृत हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, उनके मामले में आयोग गुटों को समझा सकता है। ये नियम है और इसी नियम के तहत अभी फैसला लिया गया है। और इसी के साथ आज बात सपाट में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात बात सपाट में आपसे जुड़ी खबरों के साथ। कोई एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा। नमस्कार।